अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हुस्ना मुबश्शिर एडवोकेट। आज मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन लाई हूँ इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और मैगज़ीन्स ऑफ इक्विटी को हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉ स्टूडेंट्स। इसमें जो है वो आपको इंट्रो से क्रक्स तक, इंट्रो से कंक्लूजन तक हर हाइडिंग जो है इम्पोर्टेंट हाइडिंग इसमें ऐड की गई है। आपने सिर्फ इसको समझना है, पढ़ना है और अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। तो शुरू करते हैं। मैगज़ीन का टाइटल है जी, इक्विटी लुक्स टू द इंटेंशन एंड नॉट टू द फॉर्म। यानी इक्विटी में क्या काबिल गौर है? इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़, नीयत का होना। फॉर्म वट एवर, कोई मैटर नहीं करता। प्रीफेस है इसका, इक्विटी ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू गेट एट द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स टू ascertain and enforce rights and duties arising from the true relation of the parties without reference to their ostensible relation। यानी इक्विटी में मैटर करता है कि पार्टीज़ के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को इन्फोर्स करवाया जाए। उनका ज़ाहरी रिलेशन जो भी है पार्टीज़ का, ये मैटर नहीं करता। Thus, if a contract was under seal, the common law conclusively presumed the presence of consideration। कि कॉमन लॉ अगर हम देखें तो उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो अंडर सील है तो वो उसमें क्या मद्देनज़र रखा जाएगा? कंसिड्रेशन को। ठीक है। However, always allowed a party to show that contract was void for want of consideration even though it was under seal। और इन लॉ ऑफ इक्विटी ये मैटर नहीं करता, चाहे कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील है तो मैटर क्या करता है कि वांट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो क्या है? पार्टीज़ को ये शो करवाना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड तो नहीं है, वो वांट ऑफ कंसिडरेशन के वजह से। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मैगज़ीन। दिस मैगज़ीन मीन्स दैट इक्विटी लुक्स टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टी, नॉट लुक्स टू द वर्ड्स ऑफ द पार्टी। आसान अल्फाज में आपको बता दिया गया कि इसका मतलब है कि इक्विटी मद्देनज़र रखती है इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज़ को, यानी नीयत को, और वर्ड्स को मद्देनज़र नहीं रखा जाता इन द लॉ ऑफ इक्विटी। इक्विटी रिगार्ड्स सब्सटेंस रेदर देन फॉर्म। अब इसकी नेक्स्ट हाइडिंग है आपके पास, इंटेंशन इन ट्रांजैक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज़ द इंटेंशन। यानी कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप अमल कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट क्या है कि आपकी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है। व्हेन अ टाइम हैज़ एक्सपायर्ड इन द ट्रांजैक्शन then the common law court would consider it as a breach of contract। यानी जब जो भी टाइम ड्यूरेशन होती है आपके मुआहदे की, जब वो एक्सपायर हो जाती है तो कॉमन लॉ के कोर्ट्स जो हैं वो सोचती हैं कि आपने क्या किया है? उस मुआहदे को तोड़ा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट किया है। ऑन द अदर हैंड, द इक्विटी वुड टेक इनटू कंसिडरेशन द इंटेंट। इक्विटी क्या मद्देनज़र रखती है? इंटेंशन। एंड वुड नॉट कंसिडर द एक्सपायरी ऑफ टर्म्स एक्सपायरी ऑफ टाइम एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक्सपायरी ऑफ टाइम को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, मद्देनज़र किसको रखा जाता है? इंटेंट को। इंटेंट ऑफ द पार्टीज़ क्या है? नेक्स्ट आपकी हाइडिंग है फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। Form describes about the procedure as to how to fulfill the intention। कि फॉर्म क्या है? कि फॉर्म आपको प्रोसीजर बताता है कि जो आपकी इंटेंशन थी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो उसको फॉलो आप कैसे किया जाए। तो द इक्विटी कोर्ट्स डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉर्म, रेदर इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इंटेंशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। इलिस्ट्रेशन इसकी देख लें, इसमें हम जो है वो केसला कोट कर लेते हैं। पार्किन वर्सेस थॉरलैंड 1852 का केसला है
इसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट्स ऑफ इक्विटी मेक अ डिस्टिंक्शन इन ऑल केसेस बिटवीन दैट विच इज़ मैटर ऑफ सब्सटेंस एंड दैट विच इज़ मैटर ऑफ फॉर्म, कि इक्विटी जो है डिफरेंस बयान करती है तमाम केसेस में कि मैटर ऑफ सब्सटेंस किस केस में है और मैटर ऑफ फॉर्म जो है वो किस केस में इसका कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। And if it finds that by insisting on the form the substance will be defeated, it holds it to be inequitable। यानी जहाँ पे ये पाया जाए कि जो फॉर्म है वो सब्सटेंस को डिफीट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विटी की नज़र में इनइक्विटेबल कहलाएगा। एप्लीकेशन ऑफ द मैगजीम, नेक्स्ट हाइडिंग है आपकी। The most common applications of the maxim lie in the following। फर्स्ट हाइडिंग है इसकी, रिलीफ अगेंस्ट पेनल्टीज। एप्लीकेशन हम इस मैगजीम की कहाँ करेंगे, रिलीफ अगेंस्ट पेनल्टीज में। द कॉमन लॉ कोर्ट्स रिक्वायर अ रिजिड एडहेरेंस टू स्टिपुलेशंस इन एग्रीमेंट, thus where the parties named a penal sum as due and payable on a breach of contract, that penalty was enforced by common law। यानी कॉमन लॉ कोड जो है वो क्या तलब करता है, यानी जो भी शराइत हैं एग्रीमेंट्स की उनको देखा जाता है, और जब पार्टीज़ जो है उसको पूरा नहीं करती और कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदे को तोड़ देती हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट करती हैं, तो उन पे क्या की जाती है, कॉमन लॉ की तरफ से पेनल्टी इन्फोर्स की जाती है, मीन्स उनको सज़ा दी जाती है। ठीक है। ऑल्सो अकॉर्डिंग द पार्टीज दैट सम वाज द मैक्सिमम ऑफ डैमेजेस, और पार्टीज़ के लिहाज से वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा होना चाहिए डैमेजेस की सूरत में। ठीक है। इक्विटी होएवर टुक अ डिफरेंट व्यू एंड अलाउड ओनली रियल डैमेजेस टू बी रिकवरेबल। लेकिन अगर हम इक्विटी को देखें तो वो कहेंगे सिर्फ जो रियल डैमेजेस है, जो असल जो नुकसान हुआ है पार्टीज़ का, उसको जो है वो पूरा कर दिया जाए, दैट्स इट। ओनली अ रीज़न, इसके रेफरेंस में सेक्शन 74 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, कि ओनली अ रीज़नेबल कंपनसेशन कैन बी क्लेम्ड बाय द पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिर्फ एक जो है रीज़नेबल मुआवजा आप जो है क्लेम कर सकते हैं पार्टी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लेन कर रही है, इन स्पाइट ऑफ देयर एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैरी। ठीक है। या उनका एग्रीमेंट अगर तजाद में भी है तो सिर्फ और सिर्फ जो रीज़नेबल कंपनसेशन है वो दी जाएगी। नेक्स्ट हाइडिंग है आपकी, रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर। The relief is governed on the same principle as are applicable to penalties, since equity looks to the essence of the transaction। रिलीफ जो गवर्न कर रहा है, जो प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं वो पेनल्टीज़ के, यानी कॉमन लॉ में अगर हम देखें तो पेनल्टीज़ के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। लेकिन इक्विटी जो है वो ट्रांजैक्शन को देखती है, इट रिलीव्स अगेंस्ट द कंडीशन ऑफ फॉरफीचर विच इज़ सिंपली अ सिक्योरिटी फॉर द रेंट। यानी जो भी कंडीशंस है फॉरफीचर की उस पर रिलीफ दिया जाता है पार्टीज़ को, और वो क्या है कि रेंट के लिए जो सिक्योरिटी हम देते हैं वो अमाउंट है, एंड अ कंडीशन इज़ डीम्ड टू बी अ पेनल्टी। अब सेक्शन 114 एंड 114A ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट और ब्रीच ऑफ एन एक्सप्रेस कंडीशन। ठीक है। सेक्शन 114 और 114A जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका रिलीफ प्रोवाइड करता है फॉरफीचर के हवाले से, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है या उसकी कंडीशंस ब्रीच हुई हैं तो। नेक्स्ट हाइडिंग है आपकी, रिलीफ इन रिगार्ड टू प्रिकॉशनरी ट्रस्ट। दिस मैगजीम इज एप्लीकेबल टू precatory trust which arises when recommendatory words accompany a gift।
It may at first sight appears to be a complete transfer of property together with a desire capable of being ignored, but the court of equity seeks to discover the true intention of the transfer and declares it to be trust property if it appeared that the donor wanted to impose an obligation on the donee to carry out his wishes। यानी इस मैगज़ीन में जो है वो ट्रस्ट पे अप्लाई होती है मैगज़ीन ये, और इसमें कहा जा रहा है कि जो गिफ्ट अगर ये सामने आ जाए कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो आपकी ख्वाहिश है और आप इग्नोर कर रहे हैं इसमें कोर्ट ऑफ इक्विटी के प्रिंसिपल्स को, तो कोर्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंटेंशन देखती है कि आप वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं डोनर को, किस इंटेंशन के तहत जो है आप वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट हाइडिंग है आपकी रिलीफ इन रिगार्ड टू मॉर्टगेज। द मॉर्टगेजर हैज़ अ राइट टू obtain his property back by payment of the debt। यानी मॉर्टगेजर जो है, जो कि प्रॉपर्टी है उसकी, वो ये हक रखता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले डेप्ट के बदले, यानी इस कर्ज के बदले में, एंड दैट इट इज़ हिज राइट ऑफ रिडेम्पशन। और इसको क्या कहा जाएगा? राइट ऑफ रिडेम्पशन कहा जाएगा। इफ़ द मॉर्टगेजर कैन नॉट रिडीम हिज प्रॉपर्टी विद इन द टाइम सेट इन द मॉर्टगेज डीड। और अगर मॉर्टगेजर जो है वो मॉर्टगेज डीड में जो दस्तावेज़ में जो भी टाइम सेट आउट किया गया है उसके मुताबिक प्रॉपर्टी वापस नहीं करता, हिज लीगल राइट इज़ गॉन बट ही कैन स्टिल हैव इन इक्विटी। कॉमन लॉ में देखें तो उसका राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है और इक्विटी में उसका राइट जो है वो रिडीम द प्रॉपर्टी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैगज़ीम जो है वो एग्जिस्ट करता है। अ मॉर्टगेज कैन नॉट बी मेड इररिडीमेबल एंड अ प्रोविजन टू दैट इफेक्ट इज़ वॉइड। लॉर्ड डेवी का ये कोटेशन है कि मॉर्टगेज जो है वो अगर इररिडीमेबल है यानी नाकाबिले वापसी है, तो जो इसकी प्रोविज़न है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा कि वो गलत है, वॉइड है। लिमिटेशन इन मैगज़ीन देख लीजिए। नेक्स्ट हाइडिंग है आपकी द लिमिटेशंस ऑन द मैगज़ीन आर एज अंडर रीज़नेबल टाइम, नॉन वायलेशन ऑफ नेगेटिव कोविनेंट्स, नॉन एप्लीकेशन व्हेन ट्रांसफरी टू स्पेंड मनी ऑन प्रॉपर्टी, नॉन एप्लीकेशन ऑन अफर्मेटिव एग्रीमेंट्स। तो ये आपकी हो गई लिमिटेशंस की हाइडिंग। और नेक्स्ट है रिकग्निशन ऑफ मैगज़ीन इन पाकिस्तान। The maxim equity looks to the intent rather than form has also been recognized in Pakistan. Following are the acts in which this maxim has been applied. तो इसके रेफरेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 74 एंड 55 है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 114 और 114A है और सेक्शन 91 है। लास्ट पे आप क्रक्स लिखेंगे यानी कंक्लूजन। टू कंक्लूड दैट इन इक्विटी द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज़ मटेरियल एंड वर्ड्स आर नॉट मटेरियल। ठीक है, तो ये थी आपका आज का टॉपिक। होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको लेक्चर बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।